हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केस लॉज ऑफ यूनिट 4 ऑफ बिजनेस लॉ, दैट इज सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला केस लॉ है वो कंडीशन वर्सेस वारंटी से है, और ये केस स्टडी मतलब जो केस लॉ है वो हॉवेल वर्सेस कुपलेट के बीच में। इस केस में क्या था कि कुपलेट ने एग्री किया था कि वो 200 टन ऑफ पटैटोस होवल को देगा। ये पटैटो जो थे वो उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मतलब ये हो गया फ्यूचर गुड्स। ठीक है, और ये उस स्पेसिफिक प्लॉट ऑफ लैंड पे कुपलेट ग्रो करने वाला था। लेकिन ग्रोइंग सीजन के टाइम पे क्या हुआ कि जो कीड़े मकोड़े थे उनका अटैक हो गया, मतलब डिसीज हो लग गई क्रॉप में, और कुपलेट जो था वो सिर्फ 10 टन जो है वो हार्वेस्ट कर पाया। अब इशू ये था कि अगर फ्यूचर गुड आइडेंटिफाइड है एज अ स्पेसिफिक सोर्स और वो पैरिश हो जाता है या फिर किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से वो बियॉन्ड द सेलर कंट्रोल चला जाता है, तो क्या सेलर को उसके लिए लाइबल ठहराया जाएगा, और क्या उसे पूरी क्वांटिटी जो है वो सप्लाई करनी पड़ेगी, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा। तो कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि इवन तो जो गुड्स था वो फ्यूचर गुड्स था, बट क्योंकि सफिशिएंटली हम उसे आइडेंटिफाई कर पा रहे थे, तो ये स्पेसिफिक पीस ऑफ लैंड पे उगने वाला था, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये स्पेसिफिक गुड्स की कैटेगरी में आ रहा था। लेकिन ये जो गुड्स था वो पैरिश हो गया या फिर फेल हो गया, और ना तो इसमें सेलर की कोई गलती थी और ना ही बायर की। तो ये जो परफॉर्मेंस है वो इम्पॉसिबल हो गई। अब इस केस में सेलर शुड नॉट बी लाइबल फॉर नॉन डिलीवरी ऑफ द फुल क्वांटिटी, क्योंकि सेलर की कोई गलती नहीं थी। तो जजमेंट ये आया कि कॉन्ट्रैक्ट हैड बिकम वॉइड सिंस आइडेंटिफाइड सोर्स ऑफ द गुड्स जो थी वो पार्शियली फेल्ड हो गई ड्यू टू डिसीज, और क्यूपलेट को एक्सक्यूज किया गया डिलीवर करने से 200 टन। तो ही वॉज ओनली रिक्वायर्ड टू डिलीवर दैट वॉज एक्चुअली प्रोड्यूस, मतलब अब जो क्यूपलेट है वो सिर्फ उतना ही डिलीवर करेगा जो एक्चुअली प्रोड्यूस हुआ है, उसकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, दूसरा केस तो आता है जीपीआई रेलवे कंपनी केस। इसमें क्या था कि ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे कंपनी थी, उसने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया टिम्बर परचेस करने के। ठीक है, अब जो टिम्बर था वो स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड था रेलवे स्लीपर के लिए, और ये बात जो ये पर्टिकुलर पर्पस था वो उस बंदे को बता दी थी जिससे टिम्बर परचेस किया जा रहा था। अब कंपनी मेड दिस पर्पस एक्सप्लिसिटली नोन टू द सेलर एट अ टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब इशू ये हुआ कि जो बायर है, इफ द बायर कम्युनिकेट अ स्पेसिफिक पर्पस फॉर विच गुड आर रिक्वायर्ड, the goods supplied are out of unfit for the purpose, does the buyer has a right to reject। मतलब देखो, क्योंकि उसने स्पेसिफिकली बता दिया था सेलर को कि हम ये जो खरीद रहे हैं ना वो रेलवे स्लीपर के लिए खरीद रहे हैं। अब उसके बाद भी अगर सेलर जो है वो अनफिट गुड्स को सप्लाई करता है उस पर्पस के लिए, तो क्या उस गुड्स को रिजेक्ट किया जा सकता है? तो कोर्ट ने ये कहा कि देखो, जो बायर था उसने सेलर को पर्टिकुलर पर्पस बता दिया था कि वो किस लिए गुड्स को परचेस कर रहा है। अब जो सेलर है ये उसकी ड्यूटी है कि वो गुड्स को, अच्छे गुड्स को सप्लाई करे ताकि वो पर्पस को मीट कर सके। अब क्योंकि सेलर को पर्पस पता था कि वो जो टिम्बर है वो रेलवे स्लीपर के लिए हो रहा है, तो उसको सूटेबल पर्पस के हिसाब, मतलब जो गुड्स थे वो ऐसे भेजने चाहिए थे जो पर्पस को सूटेबल कर सके। अब इसलिए जजमेंट ये आया कि जीपीआई रेलवे कंपनी हैज़ जस्टिफाइड इन रिजेक्टिंग अ टिम्बर। अगर वो उस पर्पस को मीट नहीं कर पा रहा टिम्बर, तो वो उस गुड्स को रिजेक्ट कर सकती है, क्योंकि उसने जो है वो पर्पस ऑलरेडी सेलर को बता दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट केस लॉ आता है इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ द मर्केंटेबिलिटी, सेक्शन 16(2). ये केस लॉ है मीर मोहम्मद वर्सेस दालोराम। ठीक है, तो बैकग्राउंड ये था कि जो सेलर है सप्लाइड ब्लैक वुलन यार्न टू बायर, उसने बायर को सप्लाई किया ब्लैक वुलन यार्न। अब इंस्पेक्शन के टाइम पे जो यार्न था उस जब इंस्पेक्शन किया गया यार्न का, तो ये पाया गया कि ये जो गुड्स है ना वो डिफेक्टिव। अब अगर जो बायर है वो जब गुड्स खरीद रहा था तो वो ये तो एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि वो बेसिक क्वालिटी तो होनी चाहिए जो कि सेल और यूज करने के लिए हो ट्रेड के अंदर। ठीक है, अब इशू ये आया कि डज द सप्लाई ऑफ मॉथ ईटन वूल यार्न अमाउंट टू ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ मर्केंटेबिलिटी क्वालिटी अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स प्रिंसिपल। मैंने तुम्हें पिछले जो वीडियो थी उसमें पढ़ाया था कि एक प्रिंसिपल होता है इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी, मतलब जो गुड्स है वो कम से कम ऐसा होना चाहिए कि वो ट्रेड किया जा सके। ठीक है, या यूज किया जा सके, एटलीस्ट ऐसी बेसिक क्वालिटी होनी चाहिए। तो अब अगर ऐसी जो मॉथ ईटन वुलन दिया है तो क्या इस कंडीशन का वायलेशन हुआ है या इसमें क्या वो एक्शन ले सकता है? तो कोर्ट ने ये पाया कि जो गुड्स सेल किए गए थे सेलर के द्वारा वो मर्केंटेबल क्वालिटी का होना चाहिए था। ठीक है, मतलब मर्केंटेबल क्वालिटी क्या होता है? दे शुड बी फिट इन अ ऑर्डिनरी पर्पस फॉर गुड्स आर यूजुअली बॉट। अब क्योंकि जो वुलन यार्न सप्लाई किया गया वो मॉथ ईटन था,
ना तो ये फिट था सेल के लिए और ना ही यूज़ के लिए। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि ये जो स्टैंडर्ड ऑफ मर्केंटेबिलिटी थी उसको मीट नहीं कर पा रहा। तो जजमेंट ये आया कि देर वॉज अ ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ मर्केंटेबिलिटी, और बायर के पास राइट है कि वो इन गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है और डैमेज क्लेम कर सकता है अगर कुछ एप्लीकेबल हो रहा है तो। नेक्स्ट केस वी हैव इज स्टिपुलेशन एज अ टाइम, सेक्शन 11। यहाँ पे क्या था, अरॉन वर्सेस अरॉन एंड कंपनी वर्सेस कैंपिटोर वेगामोंट 1921 का ये केस है। यहाँ पे क्या था इस केस में कि यहाँ पे मर्केंटेबल कॉन्ट्रैक्ट था फॉर अ सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, और कोस्ट इंश्योरेंस फ्रिट्स के टर्म्स पे टू बी शिप्ड बाय द इन्वेंटेड। जो कॉन्ट्रैक्ट था उस वो शिपमेंट होना था अक्टूबर में, लेकिन किसी स्ट्राइक की वजह से वो जो गुड्स थे वो शिफ्ट हो पाए सिर्फ नवंबर में, ठीक है। अब इशू ये था क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट था, मर्केंटेबल कॉन्ट्रैक्ट था, इसके अंदर जो टाइम था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था, मतलब एक इंपॉर्टेंट कंडीशन थी। और अब ये टाइम पे तो सामान नहीं आ पाया क्योंकि अक्टूबर में आने वाला सामान नवंबर में शिफ्ट हुआ। तो क्या बायर के पास राइट है कि वो इन गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है बिकॉज ऑफ डिले? तो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि कमर्शियल और मार्केटेबल कॉन्ट्रैक्ट टाइम रिक्वायरमेंट, उसमें टाइम रिक्वायरमेंट होती है स्पेशली फॉर शिपमेंट एंड डिलीवरी। अब क्योंकि शिपमेंट जो था वो डिले हो गया और ये एक बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशन थी, इस वजह से जो सेलर है उसने अपनी कंडीशंस को कंपाइल नहीं किया। जो एक टाइम था शिपमेंट का और बहुत ही इसेंशियल कंडीशन थी, उस चीज़ को तो कंपाइल नहीं किया। तो कोर्ट ने ये कहा कि बायर के पास राइट है कि वो डिलीवरी को रिफ्यूज़ कर सकता है अगर वो नवंबर में आती है तो, ठीक है। क्योंकि ये जो डिले हुआ इसे हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मान सकते हैं बिकॉज टाइम जो था वो एक्सप्रेसिवली और इम्प्लिसिटली इस एग्रीमेंट का एसेंस था। नाउ नेक्स्ट केस इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स। अब ये केस लॉ है गॉट स्किन बेल काउंटिंग केस। इसमें क्या हुआ था कि कॉन्ट्रैक्ट किया गया फॉर अ सेल ऑफ 289 बेल्स ऑफ गॉट स्किन। अब ये जो बेल्स थे इसके अंदर स्मॉल बेल्स पैक्ड थे। इसमें क्या हुआ था कि ये इतनी सारी जो बेल थे ना उनको छोटे छोटे पैकेट्स में पैक किया जाना था डिटरमाइन करने के लिए फाइनल प्राइस। अब ये जो स्मॉल बेल थे उनको फिर काउंट भी करना था ताकि हम प्राइस जो है डिटरमाइन कर सकें। काउंटिंग प्रोसेस के टाइम काउंटिंग प्रोसेस जो था वो अंडर वे चल ही रहा था और तभी फायर लग गई, मतलब आग लग गई और सारा गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया। अब इशू ये था कि when goods are weighted, measured and counted to determine the price, does the property in goods pass to the buyer before the required act completed? अब देखो ऑलरेडी जो सेल का कॉन्ट्रैक्ट था वो तो हो चुका था, ठीक है, उसने बोल भी दिया था कि मैं ये सामान परचेस करूंगा, लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिक कंडीशन थी कि उसको काउंट करना पड़ेगा ताकि उसका प्राइस जो है वो डिटरमाइन कर सके। तो क्या इस केस में ये कंडीशन फुलफिल करने से पहले ही जो गुड्स थे वो बायर के पास पहुंच जाते हैं, या मतलब वो बायर के हो जाते हैं? और अगर ऐसा है कि अगर ऑनरशिप जो है, अगर ऑनरशिप बायर पे पहुंच गई है तो इसका मतलब ये जो लॉस हुआ है वो पूरा का पूरा बायर का हुआ है, और अगर ऑनरशिप बायर पे नहीं पहुंची तो सेलर का हुआ है। तो अब इसमें हमें ये डिटरमाइन करना है कि ऑनरशिप पहुंची है या नहीं, ऑनरशिप किसके पास है। तो कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि क्योंकि काउंटिंग ऑफ स्मॉल बेल इसेंशियल था डिटरमाइन करने के लिए फाइनल प्राइस, और एक स्पेसिफिक कंडीशन ये थी, और जब तक ये स्पेसिफिक कंडीशन पूरी नहीं हो जाती जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती थी। उससे पहले ही जो गुड्स थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी तो हुई नहीं, क्योंकि जब तक एक नेसेसरी कंडीशन फुलफिल नहीं होती गुड्स जो हैं वो सेलर की ही प्रॉपर्टी रहती है। तो जजमेंट ये आया दैट नो ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप हैज़ ऑकर्ड, और ये जो लॉस था फायर का वो सारा सेलर पे पड़ेगा ना कि बायर पे। नेक्स्ट केस लॉ था कार परचेस कंटीजेंट ऑन सॉलिटरी अप्रूवल, ठीक है। अब इसमें क्या था कि बायर बी एग्री टू परचेस अ कार फ्रॉम अ सेलर बट द ट्रांजेक्शन वॉज मेड कंडीशनल अपॉन बी सॉलिटर अप्रूविंग परचेस। मतलब बी का जो सॉलिसिटर था वो पहले उस कार को अप्रूव करेगा, उसी कंडीशन पे ये कार जो है वो परचेस की जा सकती थी। लेकिन सॉलिटर के अप्रूवल करने से पहले बी ने पोजेशन ले लिया कार का और बी ने वो कार सी को सोल्ड कर दी। तो क्या आप जो थर्ड पार्टी है उसकी वो कार हो जाएगी, मतलब क्या वो भी इस तरीके से बेच सकता है कार, ठीक है, क्योंकि अभी कंडीशन पूरी नहीं हुई है। मतलब कंडीशन पूरी नहीं हुई है तो अभी ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है,
ठीक है, बायर को, लेकिन पोजेशन ट्रांसफर हो गया है बस, और पोजेशन ट्रांसफर होते ही उसने किसी और को वो सामान बेच दिया। तो अब इशू ये है कि क्या जो थर्ड पार्टी है उसे वैलिड टाइटल मिला है ओरिजिनल, क्योंकि जब ओरिजिनल बायर है उसे तो सिर्फ अभी पोजेशन मिला है, अभी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो उसे अभी क्या कहते हैं गुड फेथ का वो मिला नहीं है। तो कोर्ट ने ये कहा कि ऑल्थो बी परचेज वॉज कंडीशनल ऑन अ सॉलिटरल अप्रूवल, बी हैड प्लेस्ड इन अ पोजेशन ऑफ कार बाय द ओरिजिनल सेलर। अब ओरिजिनल सेलर ने बी को कार का पोजेशन तो दे दिया था, अब क्योंकि पर्सन के पास पोजेशन है गुड्स का, वो भी कंसेंट ऑफ सेलर, तो वो उस पोजेशन वो उस गुड्स को किसी और को दे सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सी तो इनोसेंट परचेज है, उसके पास कोई नोटिस भी नहीं था इस कंडीशन का कि क्या नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और क्या नहीं है। तो इसलिए कोर्ट ने ये कहा सी ऑब्टेन गुड्स एंड वैलिड टाइटल ऑफ द कार इवन थो सॉलिसिटर subsequently refused the approval and original contract failed, लेकिन सेलर could not recover the car from C because B had lawful possession at a time of sale। ठीक है, तो इसी के साथ आपके सारे जो केस लॉज हैं वो हो गए हैं कंप्लीट, और आपकी यूनिट 4 पूरी की पूरी अब हो गई है कंप्लीट। अच्छे से यूनिट 4 पढ़ लेना, और अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है, आप वहाँ पे जाके बहुत ही कम कॉस्ट पे हमारे नोट्स परचेस कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल पे बने रहो।